हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिज़िक्स का पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है वेक्टर्स। ठीक है, एक जनरल बात करते हैं। मान लीजिए कोई एक बॉडी है, वो पहले 8 मीटर इस डायरेक्शन में चली, उसके बाद 10 मीटर मान लेते हैं इस डायरेक्शन में चली। ठीक है, मुझसे पूछा है बताइए टोटल डिस्टेंस जो बॉडी ने कवर किया वो कितना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस इज़ द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। तो पहले ये बॉडी 8 मीटर चली और उसके बाद ये बॉडी 10 मीटर चली, यानी टोटल ये बॉडी कितना चल गई। तो टोटल ये बॉडी जो हमारी चल गई है वो 10 + 8 दैट मीन्स 18 मीटर चली है, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस बॉडी इज़ 18 मीटर। अब इस केस में अगर मैं बात करूं कि बताइए बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में कितनी दूरी है, यानी कि सबसे इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच, या फिर मैं कहूँ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस क्या है, या फिर जनरली हम बोल दें कि फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच में दूरी कितनी है से मेरा मतलब है स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, यानी कि इसकी मैं बात कर रहा हूँ। दिस इज़ द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, ये जो रेड कलर की लाइन दिख रही है इसकी जो लेंथ होगी वो इस केस में बॉडी की डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अच्छा एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए जो हमारी बॉडी है वो 8 मीटर इस डायरेक्शन में चलती है, उसके बाद 10 मीटर वो इस डायरेक्शन में चली गई। ठीक है, तो ये 8 मीटर चली और ये 10 मीटर चली। अब इस केस में फिर से पूछ रहा है कि बताओ बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो जाहिर सी बात है कि डिस्टेंस का मतलब होता है कि द पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। तो 8 मीटर का पाथ यहाँ पे चला है बॉडी ने और 10 मीटर का पाथ यहाँ पे चला है बॉडी ने, यानी कि टोटल जो पाथ लेंथ बॉडी ने चला है वो 8 मीटर + 10 मीटर दैट इज़ इक्वल टू 18 मीटर। अब फिर मैं पूछता हूँ कि बताओ डिस्प्लेसमेंट बॉडी का कितना होगा। तो अभी मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन दूरी कितनी है, यानी कि इस वाले केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ये हो गया, दिस इज़ योर डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ऑब्वियसली हमें पता है बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो इस केस में इस वैल्यू के हम क्या लिख सकते हैं 8 स्क्वायर + 10 स्क्वायर। तो इस वाले केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया √8 स्क्वायर + 10 स्क्वायर। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूँ जो हमारी बॉडी थी वो 8 मीटर आगे की तरफ चली, उसके बाद फिर वो 10 मीटर पीछे की तरफ आ गई। ठीक है, मैंने सेम पाथ पे चली, मैंने ऊपर नीचे करके दिखाया जस्ट बिकॉज कि वो अलग अलग आपको दिखे। तो 8 मीटर पहले आगे गई थी, फिर 10 मीटर बॉडी पीछे आ गई। इस केस में मैं पूछता हूँ बताओ डिस्टेंस जो मेरी बॉडी चली है वो कितना चली है। तो आप फिर वही बात बोलेंगे सर 8 मीटर पहले पाथ की लेंथ है और 10 मीटर दूसरे पाथ की लेंथ है, तो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ 18 मीटर हो गया। तो डिस्टेंस विल बी 18 मीटर। अब मैं पूछूँ आपसे बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में दूरी। तो जाहिर सी बात है ये दूरी कितनी आ गई 2 मीटर आ गई। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में कितना हो गया 2 मीटर हो गया। व्हाट आई वांट टू से हियर इज़ दैट कि आप देख सकते हो कि हर केस में डिस्टेंस तो सेम आया है 18 मीटर। देख सकते हो कि हर केस में 18 मीटर आया, पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो अलग अलग आया है। यहाँ पे हमने अभी कैलकुलेट नहीं किया, कैलकुलेट करना हम सीखेंगे, लेकिन आप ये तो मान सकते हो कि ये जो लंबाई है ये इस लंबाई से बड़ी होगी, यानी ये वाली लंबाई बड़ी है,
यानी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा यहाँ पे, फिर सबसे छोटा यहाँ पे 2 मीटर हो गया। तो फ़र्क क्या है? फ़र्क इसमें ये है कि यहाँ पे जो कंपोनेंट्स थे ये 8 मीटर और ये 10 मीटर, ये दोनों आपस में ऑब्ट्यूस एंगल बना रहे थे, यहाँ पे राइट एंगल बना रहे थे, और यहाँ पे ये 0 डिग्री का एंगल बना रहे थे। यानी कि डिस्प्लेसमेंट इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके बीच में कितना एंगल है। कुछ बात समझ में आ रही? यानी डिस्प्लेसमेंट इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच में कितना एंगल है, और उस पर निर्भर करते हुए उसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है। इस तरीके की जो क्वांटिटीज़ हैं, डिस्प्लेसमेंट तो मैंने बहुत इजी एग्जांपल ले लिया, और भी बहुत सारी क्वांटिटीज़ होती हैं। इस तरीके की जो क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास, उन क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटीज़ बोलते हैं। तो इन जनरल हमने क्लास 10th तक बेसिकली जितनी भी क्वांटिटीज़ पढ़ी थी, ज़्यादातर वो सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ नहीं थी। उनके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, स्केलर। तो आज तक हमने ज़्यादातर जितनी भी क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं वो सब स्केलर थी। अब क्लास 11th से हम मोस्टली जिन क्वांटिटीज़ को पढ़ेंगे वो हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़ होंगी। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन लिख लेते हैं छोटी सी। तो स्केलर क्वांटिटीज़ और दूसरी कौन सी होगी हमारी? वेक्टर क्वांटिटीज़। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमारी दो तरीके की हो सकती हैं, स्केलर या फिर वेक्टर्स। तो स्केलर का हम यहाँ ऊपर कौन सा एग्जाम्पल था? डिस्टेंस जो इस बात पे निर्भर नहीं कर रहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके बीच में कितना एंगल है, चाहे ऑब्ट्यूस हो, चाहे राइट एंगल हो, चाहे 0 डिग्री हो, हर केस में 18 मीटर ही आया है आंसर। पर डिस्प्लेसमेंट इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच में क्या एंगल है। ठीक है, तो हर केस में अलग अलग आया। तो स्केलर क्वांटिटीज़ बेसिकली वो क्वांटिटीज़ हो गई जिसमें डायरेक्शन की इम्पोर्टेंस नहीं होती है। तो यहाँ पे ओनली मैग्नीट्यूड is given to define scalar quantities, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड as well as direction is given to define vector quantities। ठीक, तो स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है? ये लिखा है 8 10 ये मैग्नीट्यूड है, ये जो नंबर दिया होता है ये मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन मतलब किस तरफ वो है। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लेते हैं जिसका मतलब अभी हम समझेंगे। दे फॉलो लॉ ऑफ स्केलर एलजेब्रा, और यहाँ पे दे फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एलजेब्रा। ये दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कह रहा हूँ कि डिस्टेंस मेरी स्केलर क्वांटिटी है, यानी वो स्केलर एलजेब्रा को फॉलो करेगी। यानी कि आज तक जिस तरीके से हमने प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना सीखा है वो सब फॉलो करेगी। जैसे हमने प्लस करना क्या सीखा था कि हाँ जी 8 + 10 18 होता है। तो डिस्टेंस किसके बराबर हो गया कि हाँ 8 की डिस्टेंस प्लस 10 की डिस्टेंस को जोड़ोगे तो 18 ही आएगा, चाहे वो किस भी एंगल पर। तो ये बेसिकली क्या फॉलो कर रही है? जो आज तक हमने एडिशन पढ़ा, या जो माइनस करूँगा तो 2 आ जाएगा, जो आज तक हमने सबट्रैक्शन पढ़ा। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? हमारी वेक्टर क्वांटिटी। तो ये स्केलर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करेगी। जैसे यहाँ पे 8 का डिस्प्लेसमेंट और 10 का डिस्प्लेसमेंट मिलके √8² + 10² दे रहा है। यहाँ पे 8 का डिस्प्लेसमेंट और 10 का डिस्प्लेसमेंट मिलके 2 का डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। हालांकि अगर
10th क्लास तक बात करते तो कितना देना चाहिए था 18, पर ये कितना दे रहा है 2 दे रहा है। तो इस तरीके के जो एडिशन सब्ट्रैक्शन वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इन सबको कंबाइंडली हम बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा या लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, तो दोनों ही पॉइंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं कहीं साइट करना हो तो इसमें एग्जाम्पल अपने क्या हो जाएंगे, डिस्टेंस, स्पीड, प्रेशर, है ना, या फिर और एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं क्या, एक और मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल इसका जो आप ध्यान रखिएगा थोड़ा, इसका रीज़न हम बाद में समझेंगे। करंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटी, ध्यान रखिएगा, कभी पूछ सकते हैं आपसे, इसका क्या रीज़न है वो हम समझेंगे। ठीक है, वेक्टर के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, और भी बहुत सारे टर्म्स जो हम पढ़ेंगे 11th और 12th में, वो सब वेक्टर के एग्जाम्पल हैं। अभी आपको थोड़ा नया सा लग रहा होगा, ठीक है, 11th 12th में हमें यही करना है, धीरे धीरे आपको बहुत आम बातें लगने लगेंगी। ठीक, तो स्केलर वेक्टर के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस मुझे लगता है हम समझ पाए होंगे, है ना, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो हम समझ पाए होंगे कि वेक्टर्स और स्केलर में क्या थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ठीक है, ये करंट आप थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, करंट हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, चलिए अब रिप्रेजेंटेशन हम पढ़ लेते हैं कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, चलिएगा फिर मैं नॉर्मल एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए आपसे कहा गया है कि एक लेंथ, एक डिस्टेंस है मान लो 10 मीटर की और एक डिस्टेंस है 8 मीटर की, तो जनरली हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कॉपी पे रिप्रेजेंट करना है तो हम कह देंगे चलो ये 10 मीटर की अगर है तो इससे छोटी लाइन मैं खींच दूंगा तो वो 8 मीटर को रिप्रेजेंट कर देगी, इससे और छोटी खींच दूँ तो वो शायद 6 मीटर को रिप्रेजेंट कर देगी, और छोटी खींच दूँ तो शायद 4 मीटर को रिप्रेजेंट। तो बेसिकली हमने डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया, एक लाइन बना दी और ये मान लिया कि हाँ उस लाइन से जो छोटी लाइंस होंगी वो उससे कम वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। उसी तरीके से वेक्टर में भी है, पर वेक्टर में क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मान लो अगर मुझे एक वेक्टर बनाना है 10 मीटर का नॉर्थ के डायरेक्शन में, तो मैं कैसे बना सकता हूँ, मैं एक लाइन खींचूँगा और बोल दूँगा कि चलो जी ये 10 मीटर की मान लेते हैं, ये 10 मीटर को, ये लंबाई जो है 10 मीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, नॉर्थ रिप्रेजेंट करना है तो मैं नॉर्थ की तरफ एरो बना देता हूँ। अब अगर उसके बाद मैंने एक वेक्टर और खींच दिया, मान लो ऐसे मैं रिप्रेजेंट कर दूँ, यानी कि 8 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ का वेक्टर हो गया। और छोटी अगर मैं खींचता हूँ ये, तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, मान लो ये 6 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ का होगा। ये एरो बेसिकली मुझे क्या बता रहा है, एरो बेसिकली मुझे डायरेक्शन बता रहा है, और ये जो लेंथ है इस लाइन की, ये मुझे क्या बता रहा है, ये बेसिकली मैग्नीट्यूड बता रहा है। तो लेंथ का तो काम वही हो गया जो स्केलर में हम करते थे कि हाँ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, वही कर रहा है, बस यहाँ पे एक एरो एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जो कि मुझे डायरेक्शन बता रहा है। जैसे मान लो अगर मैं ऐसे बना दूँ तो ये ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन में मैं क्या लिख सकता हूँ कि रिप्रेजेंटेड by a line with an arrow over its head। तो एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, एरो रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन, लेंथ ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट्स, लेंथ क्या रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है कि हाँ अगर लेंथ ज़्यादा है लाइन की तो मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, लेंथ कम है तो मैग्नीट्यूड कम होगा। और एरो क्या बताएगा, डायरेक्शन बता देगा। इन जनरल अपन क्या करते हैं, ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन,
ये ईस्ट डायरेक्शन और ये वेस्ट डायरेक्शन। अभी के लिए हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इस वेक्टर की मैं बात करूँ तो ये वेक्टर अगर मान लीजिए 8 मीटर का है, मान लीजिए, अब ये लेंथ हम पे डिपेंड करती है कि हम, जैसे यहाँ पे हमारे ऊपर डिपेंड करती है ना, हम 10 मीटर को कितना माने, तो ये हम पे डिपेंड, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 10 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। तो एरो ने क्या रिप्रेजेंट किया, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया, और लेंथ ने क्या रिप्रेजेंट किया, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। आई होप ये बात हमें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अक्सर क्या होता है, लेंथ को मान लो रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या बोलेंगे, चलो ये L1 है 10 मीटर का, ये L2 है 8 मीटर, ये L3 है 6 मीटर, ये L4 है 4 मीटर। इसी तरीके से मतलब हम इस नंबर को किसी लेटर में असाइन कर देते हैं। इसी तरीके से अगर किसी लेटर में किसी वेक्टर को असाइन करना है तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो ये 10 मीटर को असाइन करना है तो हम बोलेंगे L1 वेक्टर, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट या कोई भी वेक्टर होगा तो ऊपर हम ये हल्का सा एरो लगा देते हैं। क्यों, ये बताने के लिए कि L1 जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो L1 10 मीटर ऐसे बोल सकते हैं। ऐसे L2 ऊपर ये क्यों लगाया, जस्ट टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी, तो 8 मीटर। L3 दिस इज इक्वल टू 6 मीटर, L4 दिस इज इक्वल टू 8 मीटर, ठीक है। तो ये हमने क्यों लगाया, ऊपर एक अल्फ़ाबेट के ऊपर एक एरो क्यों लगाया, जस्ट टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। तो इसमें हम एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि अगर लेटर्स के हिसाब से एक्सप्रेस करना है तो रिप्रेजेंटेड बाय एन अल्फ़ाबेट विद एन एरो अबव इट। एक चीज़ आप यहाँ गौर करेंगे कि जो मैंने L1 खींचा है वो नॉर्थ का वेक्टर है, ठीक है, लेकिन L1 पे मैंने एरो ऐसा ही बनाया है। ये कन्वेंशन है कि एरो ऐसा ही बनाना है क्या, तो L1 इज इक्वल टू 10 मीटर। अब इसको ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करेगा कोई कि L1 पे ऐसा एरो बना के रिप्रेजेंट करें, क्यों, क्योंकि सर L1 तो नॉर्थ का वेक्टर नहीं जी, ये अलग चीज़ है, ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ये अलग चीज़ है। ये तो हम बेसिकली एक लेटर को असाइन कर रहे हैं ना, तो हमारा कन्वेंशन यही रहता है कि उस पर हम ऐसे ही बनाएंगे। अब वो नॉर्थ का हो, साउथ का हो, ईस्ट का हो, वेस्ट का हो, अल्फ़ाबेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो अल्फ़ाबेट के ऊपर एरो हमेशा ऐसा ही बनता है। ये ध्यान देंगे, ये अक्सर नॉर्मल सी बात है, शुरू शुरू में बच्चे पढ़ते हैं तो कन्फ्यूजन अक्सर हो जाता है, ठीक है। तो ग्राफिकल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो एरो का डायरेक्शन हमें वेक्टर का डायरेक्शन देगा, लेकिन अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमेशा एरो इधर ही बनेगा, छोटा सा एरो जो कि ईस्ट की तरफ पॉइंट करेगा। आई होप बात समझ में आई होगी। चलिए थोड़ा इसमें हम थ्योरेटिकल बात कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कभी बोला है इक्वल वेक्टर्स, इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब ये होता है जिन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। तो वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो जिन वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो उनको हम इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। यानी कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर बोला है कि दोनों बराबर हैं, यानी ए वेक्टर की लंबाई और बी वेक्टर की लंबाई सेम होगी और दोनों के डायरेक्शन भी सेम होंगे। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होगा तभी हम बोलेंगे कि वेक्टर्स इक्वल हैं, ठीक। नेक्स्ट इज नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर। इसका क्या मतलब होता है, जिन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड तो सेम हो पर डायरेक्शन उल्टी हो। सो वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट opposite
डायरेक्शंस। यानी कि अगर ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर का नेगेटिव है, ठीक है, तो मान लीजिए कभी ऐसा बोल दिया जाए कि ये जो है ये बी वेक्टर है, अब बताओ ए वेक्टर क्या होगा। तो अपनी डेफिनेशन क्या कहती है कि ए वेक्टर तो बी वेक्टर का नेगेटिव है, यानी ए वेक्टर की जो लंबाई है वो बी वेक्टर जितनी होनी चाहिए पर डायरेक्शन बी वेक्टर से उल्टी होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर कभी दे रखा है कि ए वेक्टर इज़ नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, तो अगर बी वेक्टर हमारा ये है जिसकी लंबाई ये और डायरेक्शन ये है, यानी कि ए वेक्टर की लंबाई बी वेक्टर जितनी ही होगी पर डायरेक्शन जो है बी वेक्टर के अपोजिट होगी, तो बोलेंगे कि ए वेक्टर इज़ नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, या दी ए एंड बी आर नेगेटिव वेक्टर्स, यानी कि ये एक दूसरे के नेगेटिव हैं, ठीक है। तो अगर ए वेक्टर बी वेक्टर का नेगेटिव है तो हम ये कह सकते हैं कि बी वेक्टर ए वेक्टर का नेगेटिव है। कैसे? देखो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और ए वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसकी उल्टी डायरेक्शन बी वेक्टर की, यानी बी वेक्टर क्या हो गया? ए वेक्टर का नेगेटिव हो गया। आई होप समझ में आई होगी बात। अगली बात करते हैं पैरेलल वेक्टर्स। तो पैरेलल वेक्टर का ये मतलब होता है कि वेक्टर की डायरेक्शंस सेम होनी चाहिए। तो वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शंस। जस्ट टू अवॉइड कन्फ्यूजन एक लाइन और लिख लेते हैं, दे मे और मे नॉट हैव सेम मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड से हमको लेना देना नहीं है, सेम हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी कोई बुरी बात नहीं है, बस डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि ए वेक्टर इज़ पैरेलल टू बी वेक्टर, यानी कि अगर ए वेक्टर ऐसा है तो बी वेक्टर की लंबाई कुछ भी हो पर डायरेक्शन ए वेक्टर के बराबर ही होनी चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं कि दोनों की डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स ईस्ट है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ कि मान लो सी वेक्टर इज़ पैरेलल टू डी वेक्टर बोल रहा हूँ मैं। तो अगर मैंने बोल दिया कि सी वेक्टर ऐसा है, तो यानी कि डी वेक्टर की लंबाई कुछ भी हो पर डायरेक्शन सी वेक्टर जितनी होनी चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हो कि अगर सी वेक्टर नॉर्थ डायरेक्शन में है और डी वेक्टर जो है मेरा सी वेक्टर के पैरेलल है, यानी कि डी वेक्टर का भी डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ ही होगा। क्यों? क्योंकि सी वेक्टर के वो पैरेलल है और सी का डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है। इसी तरीके से कभी बोले कि एंटी पैरेलल वेक्टर्स बताओ क्या होते हैं, व्हाट आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो आई होप अभी तक आप समझ ही गए होंगे। तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स का क्या मतलब है कि वेक्टर्स हैविंग ऑपोजिट डायरेक्शन। तो नॉर्थ का अपोजिट साउथ, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट। तो वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शंस। तो इसमें भी यही बात लिख सकते हैं कि दे मे और मे नॉट हैव सेम मैग्नीट्यूड। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो तो अच्छी बात है, ना भी हो तो कोई बुरी बात नहीं है, बस डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं कभी ये कहूँ कि ए वेक्टर जो है इट इज़ एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल को ऐसे भी कई बार रिप्रेजेंट कर देते हैं कि इट इज़ एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर, और मैं कहता हूँ कि देखो ए वेक्टर ये है, यानी कि बी वेक्टर की लंबाई चाहे जो भी हो पर डायरेक्शन जो है ए वेक्टर की उल्टी होनी चाहिए। तो यहाँ ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ ईस्ट है, यानी कि बी वेक्टर की डायरेक्शन जो हो गई आपकी क्या हो जाएगी? साउथ वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड सेम हो तो भी अच्छी बात है, नहीं हो तो भी कोई बुरी बात नहीं है। एंटी पैरेलल का मतलब सिर्फ पैरेलल एंटी पैरेलल का लेना देना सिर्फ डायरेक्शन से है। इक्वल और नेगेटिव का लेना देना डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों से, ठीक है। अब एक बात मैं लिखता हूँ, उसका मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं आपके सामने नोट करके ये पॉइंट लिख लेना, नोट करके
इक्वल वेक्टर्स आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। पहली बात। दूसरी बात, पैरेलल वेक्टर्स में और मे नॉट बी इक्वल वेक्टर्स। तो अगर वेक्टर्स पैरेलल है तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो। सेम होगा तो इक्वल वेक्टर्स होंगे, सेम नहीं होगा तो इक्वल वेक्टर्स नहीं होंगे। लेकिन अगर इक्वल वेक्टर्स हैं यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बराबर हैं। जैसे ही डायरेक्शन बराबर हो गई यानी दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए। इस तरीके से मैं ये भी बोल सकता हूँ कि नेगेटिव वेक्टर्स आर ऑलवेज एंटी पैरेलल वेक्टर्स, पर एंटी पैरेलल वेक्टर्स में और मे नॉट बी नेगेटिव वेक्टर्स। मे और मे नॉट बी नेगेटिव वेक्टर्स। तो एंटी पैरेलल है वेक्टर लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर है तो नेगेटिव हो जाएंगे। अगर मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है तो नेगेटिव नहीं होंगे। आई होप ये बात समझ में आपको आ गई होगी। ठीक है, तो एक बार जल्दी से बता देता हूँ मैंने क्या क्या बताया आपको आज। तो हमने बात की कि हम वेक्टर्स की स्टार्टिंग कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस देखो वो कंपोनेंट को सीधे सीधे ऐड करने से आ जाती है, पर डिस्प्लेसमेंट इस बात पे डिपेंड करती है कि दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच में एंगल क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको ये बोला कि 10th तक बेसिकली हमने ज़्यादातर जितनी भी क्वांटिटीज़ पढ़ी थी वो स्केलर क्वांटिटीज़ होती थी, पर 11th-12th में हम ज़्यादातर क्वांटिटीज़ जो पढ़ेंगे वो वेक्टर क्वांटिटीज़ होगी। फिर मैंने आपको बोला स्केलर का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड गिवन होता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों गिवन होता है। और दूसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट था कि आज तक जो आपने प्लस माइनस करना सीखा है वो बेसिकली स्केलर अलजेब्रा है। अब हम नए तरीके का एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। वेक्टर क्वांटिटीज़ को कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं वो वेक्टर अलजेब्रा होगा। वेक्टर क्वांटिटीज़ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करती हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ स्केलर अलजेब्रा को फॉलो करती हैं। उसके बाद ये कुछ एग्जाम्पल थे जिसमें मैंने आपको कहा कि ध्यान रखना करंट जो है स्केलर क्वांटिटीज़ होती है, क्यों होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर वेक्टर्स में मैंने आपको एग्जाम्पल दिए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एक्सेट्रा। फिर अपन ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा, जिसमें मैंने आपको बताया कि वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन विद अ एरो ओवर इट्स हेड। एरो क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। लाइन की जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। फिर मैंने आपको बताया जिस तरीके से आप लेंथ वगैरह को अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते तो उसी तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी वगैरह को रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेटर से। बस क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी वगैरह अपनी वेक्टर क्वांटिटी है तो लेटर के ऊपर हमको एक ऐसा छोटा सा एरो बनाना पड़ेगा जस्ट टू शो दैट दिस लेटर इज़ रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, उसके बाद हमने बात की इक्वल वेक्टर्स की। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बराबर होना चाहिए। नेगेटिव में मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए पर डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। पैरेलल में मैग्नीट्यूड से फ़र्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन बराबर होनी चाहिए। एंटी पैरेलल में मैग्नीट्यूड से फ़र्क नहीं पड़ता पर डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने ये 4 पॉइंट्स पढ़े कि इक्वल वेक्टर्स हमेशा पैरेलल होते हैं, पर पैरेलल वेक्टर्स जो हैं हमेशा इक्वल हों कोई ज़रूरी नहीं है। नेगेटिव वेक्टर्स जो हैं हमेशा एंटी पैरेलल होते हैं, पर एंटी पैरेलल वेक्टर हमेशा नेगेटिव हों कोई ज़रूरी नहीं। ठीक है, इसके आगे की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।